there was a question कि when resonance takes place, and one answer was when the double bond is in conjugation with vacant P. Second answer is when the double bond is in conjugation with fully filled P. उसमें हमने एक एग्जाम्पल ये वाला लिया हुआ था. क्यों? ये कार्बन आयन था, इसमें रेजोनेंस की डायरेक्शन ऐसे होगी ताकि हमें 2 RS मिल जाएं इस तरह से. 2 RS मिल जाएंगे. इसका RH क्या होगा बोलो? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था. सिग्मा स्केलेटन तो ऐसा हो जाएगा. क्यों? पाई बॉन्ड इन पोजीशंस पर डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, और निगेटिव चार्ज इन 2 कार्बन्स पर डिस्पर्स्ड है. इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल ले लें, बेंजाइल कार्बन आयन. इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग पहले देख चुके हैं एक बार, पिछले वाले में जब प्लस लिया था. क्या होगा अगर ये प्लस चार्ज यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आए और पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाए तो कैसा बनेगा बताओ बेटा? ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. फिर अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो कैसा हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब अगर ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाने को आ जाए तो नेगेटिव चार्ज इधर क्रिएट हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर ऐसे आ गया. अब इसके बाद ये इधर आ जाएगा. यहाँ कुल 5 RS बनेंगे. इसका RH कैसा होगा भाई? ये तो है सिग्मा स्केलेटन. अब अगर यहां से लेके यहां तक बॉन्ड बन जाए तो पार्शियल चार्जेस यहां से लेके यहां तक डिस्पर्स हो जाएंगे. ठीक है ना? जितने ज्यादा RS उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. समझ गए? नोट करो. ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन. साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन में अगर ये वाला बॉन्ड इधर बनता है तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. आप देखें जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. ये एरोमेटिक बनता है. ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को हमने टच किया नहीं, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया. राइट? अब अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाता है तो आगे रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है ना? अब अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाता है तो आगे रिएक्शन हो जाएगी. इस तरह से 5 RS बनेंगे. ये तो अननेसेसरी हो गया, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी. ये फर्स्ट वाला ही बन गया लास्ट में. टोटल 5 RS. एक RH बनेगा इसका, जिसमें पाई बॉन्ड सभी कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज हर कार्बन पर -1/5 -1/5.
ये है 5 इक्वल RS। तो ये एरोमेटिक एनायन बन जाएगा ये, क्यों बेटा? ये एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ कर रहे हैं ना, कंजुगेशन में है तो कर तो रहे हैं। देखो चार्ज को डिस्पर्स कराना ही तो रेजोनेंस का उद्देश्य है ना। देखो ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, ये भी सारे इमेजिनरी है। रियल कौन सा है? ये वाला। इसमें क्या हुआ? चार्ज का डिस्पर्सल हो गया। कैसे हुआ होगा? इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है? नेगेटिव चार्ज में और पाई बॉन्ड में। वो इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन है साहब? पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं? जो पी ऑर्बिटल्स में रहते हैं। इसका ऑर्बिटल डायग्राम समझ रहे हो ना? रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में सब जगह पर पी ऑर्बिटल होंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी पी ऑर्बिटल में लोन पेयर की तरह रह रहा होगा। समझ गया ना? हाँ आ सकता है बिल्कुल। मेन तो यही है, नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन को, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्सल ही तो मेन एम है ना। इसको देखो जरा, इसको जरा करके बताना। कॉन्जुगेशन कौन सा है बोलो? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा माइनस। तो बहुत सारे इसमें रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, लेकिन हम नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करते हुए दिखाएंगे। वही जो है इंपॉर्टेंट RS है, ठीक है ना? तो बताओ, ये तो प्लस में कराया था ना, प्लस वाला करवाया था ऐसा सिस्टम। बोलो अब क्या होगा बताओ? कर दोगे क्या? यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज। क्यों बेटे? अब की बार क्या होगा? नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो डबल बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। हाउ मेनी RS डू यू गेस? 4 RS। वेरी गुड। अब की बार नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो डबल बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है ना? 4 RS मिलेंगे। RH कैसा होगा इसका बताओ? सिग्मा स्केलेटन तो ऐसे ही रहेगा। पाई बॉन्ड जहां से लेके जहां जहां जाता है वहां इसको डीलोकलाइज करवा दो। हम लोगों ने ऐसा प्लस वाले में किया था एक बार। नेगेटिव चार्ज जहां जहां पहुंचता है वहां पार्शियल नेगेटिव कर दो। दिस इज द ओनली रियल स्ट्रक्चर। दिस इज द ओनली रियल स्ट्रक्चर। ऑल आर इमेजिनरी। ठीक है? CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब इस नाइट्रोजन के पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाता और लोन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल में रख लेता, या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये जो है sp2 हाइब्रिडेशन में रहे। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहे और p ऑर्बिटल जो कि सिस्टम के पैरेलल देकर, एक p ऑर्बिटल सिस्टम के पैरेलल देकर और उसमें रख दे लोन पेयर को। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो सकता है। डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है ना? इसमें भी देख लो, यहां से यहां अगर आ जाए इधर पाई बॉन्ड बनाने, तो इस लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर p ऑर्बिटल में रहता है तो पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है तो लोन पेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको। ठीक है ना? तो जरा देखो, अब जब फिर से पाई बॉन्ड बनेगा तो लोन पेयर अब इस कार्बन में आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और पाई बॉन्ड अब इन दोनों p ऑर्बिटलों के बीच में बन जाएगा। दोनों के पास 2p है, इन दोनों p ऑर्बिटलों के बीच में बन जाएगा, और नाइट्रोजन ने 4th बॉन्ड बनाया, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। यहां भी हम दिखा सकते हैं ऐसे, नाइट्रोजन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद ए पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। इसका ये भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर है और दूसरा वाला भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ये 2 RS हैं। इसका RH अगर हम देखें तो ये है सिग्मा स्केलेटन। ठीक है ना?
पाई बॉन्ड यहां से लेके यहां तक डीलोकलाइज्ड है, और यहां पर एक पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल हो, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो, तो उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उसे हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर वो लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, जैसे मान लो ये वाला, ये नाइट्रोजन तो sp2 था, ये नाइट्रोजन sp2 था और इसमें एक फुल्ली फिल्ड p थी, ये नाइट्रोजन sp3 है और इसका जो लोन पेयर है उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, और यहां पर जो लोन पेयर है वो कैसा है? डीलोकलाइज्ड। हियर द लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को हम हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं करते। लेकिन यहां वाला जो लोन पेयर है ना, ये लोकलाइज्ड है एंड प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर p ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है ना। p ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बोलो इस सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4। 2 यहां पर है, बाकी 2 कहां पर है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता ही है। उसके अलावा ऐसा लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज जो p ऑर्बिटल में रहता हो, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 0। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। नोट करो, मैंने एक डीपीपी दी, इसको देखो, एक एग्जांपल देख लो बस। बताओ क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा लोन पेयर। लोन पेयर तो 2 हैं, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होगा। क्यों? एक लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होगा और दूसरा शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से प्लस चार्ज होगा। तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन बताओ, ये sp2 होगा। और लोन पेयर के लिए क्या कहोगे? 1 लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। क्यों? जो डीलोकलाइज्ड है वो कौन से ऑर्बिटल में रहेगा? p ऑर्बिटल में या हाइब्रिड ऑर्बिटल में? प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। ठीक है ना। और एक लोन पेयर और है, वो क्या होगा भाई? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड, ठीक है ना। और ये कहां प्रेजेंट होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp2, प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप समझ रहे हो ना। मतलब इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो हम देखते हैं कि सिग्मा स्केलेटन तो ऐसे है, ठीक है ना। अब O के पास एक p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और यहाँ एक p ऑर्बिटल है जिसमें बॉन्ड बन रहा है। ये लोन पेयर है, यहाँ पर इस p ऑर्बिटल में लोन पेयर रखा हुआ है, जिसकी वजह से रेजोनेंस है। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक ने तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा, एक ने तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक sp2 हाइब्रिडल ने यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बची है। जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ बच रही है वो ऐसे है, देखो ऐसे। इसमें वो वाला लोन पेयर है, लोकलाइज्ड वाला, ठीक है ना। तो ये है लोन पेयर जो डीलोकलाइज्ड है, और ये लोन पेयर है जो लोकलाइज्ड। समझ गया ना। तो sp2 की 120 पे 3 ऑर्बिटल बनी, 2 ने बॉन्ड बना रखा है, एक खाली पड़ी, एक जो है उसने लोन पेयर को एकोमोडेट कर रखा है। तो किसी एटम के पास अगर 2 लोन पेयर हो तो वो एटम एक ही लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करवा पाता है, क्योंकि एक ही p ऑर्बिटल वो सिस्टम के पैरेलल दे सकता है। और रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स। अगर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल के p में डाल दे और इसको sp हाइब्रिडेशन करवा ले, मान लो एक p इसमें से अनहाइब्रिड करवा के और दूसरे लोन पेयर को भी p में ही रख दे,
तो भी वो इसके पैरेलल नहीं आएगी पी, तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए जब भी किसी एटम के पास दो लोन पेयर हो तो वो किसी एक ही लोन पेयर को रेजोनेंस में शामिल करवाता है, और जब किसी एटम के पास लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड भी हो तो वो प्रीफरेबली पाई बॉन्ड को ही रेजोनेंस में शामिल करवाता है। इसके एक्सेप्शन है हालांकि, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इन्वॉल्व्स इट्स पाई बॉन्ड इन द रेजोनेंस। ठीक है, conjugation with half filled p, ठीक है ना? So the third answer of the same question is when double bond is in conjugation with half filled p. Half filled p is possible in free radicals. Free radicals. Half filled p is possible in free radicals. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस तरह का एक फ्री रेडिकल ले लें, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लो। तो इसमें एक तो पाई बॉन्ड बन रहा है जो इन दो कार्बन्स के पी ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है, और एक पी ऑर्बिटल ऐसी है जिसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये कार्बन sp2 है, और ये जो इसके ऊपर जो p ऑर्बिटल है वो है हाफ फिल्ड p। किसी एक ऑर्बिटल में कुल 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किए जा सकते हैं मैक्सिमम, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड p है। ये क्योंकि p ऑर्बिटल में है इसलिए इसको पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। बोलो इसमें कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। अब अकेला 1 इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस करता है तो उसके मूवमेंट को हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं, आधे सिर वाला। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ जाएगा और एक इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। यू अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, और यहां पेयर में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं, हाफ हेडेड कर्व्ड एरो से। तो क्या बन जाएगा बोलो? इन 2 पी ऑर्बिटलों के बीच में तो बन गया पाई बॉन्ड, ठीक है बेटा, और इस पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इधर से देख लो, इसमें से देख लो, इसमें क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया। तो क्या हो गया बताओ? इस तरह से बन गया। 2 RS बनेंगे। इसका RH तो बनाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बनाना ही पड़ जाए तो ये है सिग्मा स्केलेटन। पाई इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक घूम रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन को पार्शियली ऐसे शो कर दो जो यहां से वहां तक ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है? नोट करें। बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये कर लोगे क्या? देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में से आएगा, और इस बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां एक डबल बॉन्ड बन गया और यहां पर फ्री रेडिकल बन गया। अब ये पूरा कर लोगे क्या? अब क्या होगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ये पेयर हो जाएगा, और यहां पर एक और क्रिएट हो जाएगा। कुल 5 RS बनेंगी। आप बनाना सारा है, 5 RS बन जाएंगे। ठीक है ना? हाफ फील्ड पी में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। फोर्थ आंसर है व्हेन double bond
is in conjugation with double bond. एक क्वेश्चन है व्हेन रेजोनेंस विल टेक प्लेस, उसके आंसर के तौर पे हमने 3-4 आंसर लिख लिए हैं. व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वैकेंट पी, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फुल्ली फिल्ड पी, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद हाफ फिल्ड पी, और अब ये चौथा आंसर है व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड. तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आपका फेवरेट ब्यूटाडाइन. ठीक है ना. ऑर्बिटल डायग्राम इसका देख लो. ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, ये है सिग्मा स्केलेटन, सभी कार्बनों पर एक एक पी ऑर्बिटल्स हैं, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड हैं, और ऐसे पाई बॉन्ड बना हुआ है. अगर ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाए तो ये इधर की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि इसे इस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए अपनी खुद की ऑर्बिटल को वेकेट करना पड़ेगा. तो उसने उधर ब्रेक कर लिया, वेकेट हो गई ऑर्बिटल और इधर की शिफ्ट करा लिया. ठीक है ना. तो बदले में बिल्कुल एक्सट्रीम कार्बन पर एक्सट्रीम लेफ्ट में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल क्रिएट हो गई और एक्सट्रीम राइट में एक फुल्ली फिल्ड पी ऑर्बिटल क्रिएट हो गई. ऐसे ये वैकेंट बॉन्ड यहां बन गया और ये एक फुल्ली फिल्ड पी है, जिसकी वजह से यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज. इसमें भी देख लो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो क्या बन गया बताओ. यहां प्लस, यहां डबल बॉन्ड और यहां माइनस. कितने आरएस बने हैं साहब? 2 आरएस. ठीक है ना. रियल हाइब्रिड कैसा होगा बताओ. रियल हाइब्रिड कैसा होगा, सिग्मा स्केलेटन जैसा है वैसा रहने दो. पाई बॉन्ड जहां तक डीलोकलाइज होता है वहां तक डॉटेड पाई बॉन्ड बनावे, और चार्ज या तो आप बनाइए या तो मत बनाइए, क्योंकि ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल. चार्ज नहीं भी बना सकते और बना भी सकते हैं. ठीक है ना. द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स इज नोन एज रेजोनेंस, और इसमें पैरेलल पी ऑर्बिटल में रेजोनेंस हो रहा है. ठीक है ना. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्यूटाडाइन का सेंटर वाला ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से छोटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये बार बार डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता रहता है. ठीक है. व्हेन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर आर एडजेसेंट, जब पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर एडजेसेंट होता है, जैसे मान लो यहां पर OCH3 ले लें, तो ये चार्ज आ जाता है और इसमें कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर बनती है. यानी सभी एटम के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. हाइड्रोजन ऑफ कोर्स, हाइड्रोजन पर 8 नहीं होते, हाइड्रोजन पर डुप्लेट होता है. ठीक है ना. तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल, वेरी स्टेबल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन इज कंप्लीटली रिमूव्ड. क्यों? कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंप्लीटली ओवरकम कर ली गई है बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं बशर्ते कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो. ऐसा नाइट्रोजन भी कर सकता है. अगर प्लस चार्ज वाले कार्बन पर नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहां देकर ऐसे एक कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर बनवा लेता है और नाइट्रोजन खुद जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. यहां पर भी कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर ये बन जाती है. बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही बात? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो. ठीक है ना. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैन एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज if their octet is complete.
ठीक है ना। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो तो पॉजिटिव चार्ज रख लेगा, बट पॉजिटिव चार्ज एट ऑक्सीजन नाइट्रोजन with incomplete octet makes the structure highly unstable. Highly unstable structure. जैसे मान लो कोई ऐसे रख दे, यहां पर प्लस चार्ज हो, अब देखो ये केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये बिल्कुल हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर बहुत सारी ऑर्गेनिक स्पीशीज लिखी जाएं और उसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल मार्क करना हो तो आप इसी को लीस्ट स्टेबल बता दें। ऑक्सीजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी है, ये नहीं चलेगा, तांडव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तांडव एक तरह का डांस है, है या नहीं है। हाँ, बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड हैं बोलो? 3 बॉन्ड हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन वहां होगा, 1 लोन पेयर है। ऑक्टेट कंप्लीट होने पर ये आपने देखा होगा H3O प्लस NH4 प्लस। एक आखिरी आंसर है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, जरा बोर्ड की ओर देखें। अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी ऐसे एटम का पड़ोसी है जिसके पास वेकेंट डी पड़ी हो, डी तो आप जानते हो ना, ऐसे डबल डम्बल शेप की होती है, वेकेंट डी, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन दे देता है और रेजोनेंस करता है, तो इसको हम पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलते हैं। वैसे क्लोरीन के खुद के पास 3 लोन पेयर हैं। क्यों? क्लोरीन के खुद के पास 3 लोन पेयर्स हैं, पी ऑर्बिटल इसके पास खाली नहीं है, लेकिन डी में ये रेजोनेंस करवा सकता है। तो जब भी कभी नेगेटिव चार्ज और वेकेंट डी एडजेसेंट हो तो इस तरह का डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। तो जरा मुझे बताओ, एक नेगेटिव चार्ज है ये Cl और यहाँ एक कार्बेनायन है जिसपे F लगा हुआ है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? 1 ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ये ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना, और इसमें केवल माइनस आई है, इसमें ओनली माइनस आई, तो रेजोनेंस इज इफेक्टिव एज कंपेयर टू माइनस आई। इसके लिए बताओ, अगर मैं ये ले लूं CH2 माइनस जो CF3 का पड़ोसी है, और ये है CH2 माइनस जो CCl3 का पड़ोसी है, तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इसमें फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा। देखो, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस तो तभी पॉसिबल है ना जब माइनस चार्ज के ठीक साथ लगा हो डी ऑर्बिटल वाला एटम। यहां तो पहले कार्बन लगा है, उस पर फिर है ना Cl। ये कैसा है बताओ? ये कैसा है? CH2 माइनस C और उस पर Cl लगा हुआ है, तो एडजेसेंट नहीं हुआ ना, तो इसमें भी माइनस आई और इसमें भी माइनस आई, तो इसका माइनस आई ज्यादा है, F की वजह से माइनस आई ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल भी देख लो, यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां पर 2 सल्फर हैं और यहां नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा बोलो? सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? हाँ, डी ऑर्बिटल की वजह से। सल्फर में डी ऑर्बिटल है। एक एग्जांपल और देख लो, यहां नेगेटिव चार्ज है और ये है NH3 प्लस, और बीच वाला जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो भी एरोमेटिक है, नेगेटिव चार्ज भी एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, काफी स्टेबल है, लेकिन NH3 प्लस अपने माइनस आई की वजह से उसको एडिशनल स्टेबिलिटी दे रहा है। और यहाँ पर है PH3 प्लस। N और P दोनों एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, ज्यादा स्टेबल कौन सा? क्यों? डी ऑर्बिटल की वजह से। मोर स्टेबल ड्यू टू व्हाट? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है ना, समझ गए? रेजोनेंस लिख लो।
पहला कंडीशन लिख लो, इसको नोट करते रहना, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दो। पहला कंडीशन लिखो, एनी sp3 एटम, नहीं इसको नोट कर लो, एनी sp3 एटम कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। एनी sp3 एटम कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्यों भाई, बताओ क्यों? क्योंकि उसके पास p नहीं होगा, p ऑर्बिटल में रेजोनेंस होता है ना। दूसरा पॉइंट लिखो, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, sigma electron participation is not allowed in resonance. Of course, only pi electrons participate and sigma electron participation is not allowed. अगला पॉइंट लिख लो, लिख दिया। अगला पॉइंट लिखो, न्यूक्लियस शिफ्ट इज फॉरबिडन। न्यूक्लियस शिफ्ट इज फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड, यानी कि कोई एटम अपनी जगह से नहीं हिलेगा, केवल इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं और एटम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने ये दो स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है, देखो बताओ, आधे आरएस और नॉट, आधे आरएस। क्यों आरएस नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है। रेजोनेंस में न्यूक्लियस शिफ्ट या एटम का शिफ्ट अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिख लो, total number of electrons and total charge must be conserved in all RS. Total number of electrons and total charge must be conserved in all RS, ठीक है ना। total number of electrons and total number of charge must be conserved in all RS, यानी दोनों में जितनी भी आरएस बनेंगे उनमें चार्जेस सेम होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे हाँ, जैसे मान लो ये प्लस है और ये है माइनस, तो बताओ क्या ये आरएस होंगे? आर दे आरएस ऑफ ईच अदर? नो, दे आर नॉट आरएस। ये आरएस नहीं हो सकते, इनमें कोई और रिलेशन बन जाए भले, आरएस का रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि दो स्ट्रक्चर एक दूसरे की आरएस हैं, उसके लिए जरूरी है कि उनमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड रहें। उन इलेक्ट्रॉनों का रूप बदल सकता है, कोई लोन पेयर में रह सकता है, दूसरी स्ट्रक्चर में कोई बॉन्ड पेयर में जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल और देख लो, इसके लिए जरा बताना कि क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे की आरएस हैं। आधे आरएस, ठीक है ना, दे आर आरएस। ठीक है ना, नोट करो। any structure violating the rules of fundamental structure writing, any structure violating the rules of fundamental structure writing, I repeat, any structure violating the rules of fundamental structure writing will not be considered as RS. Any structure violating the fundamental rules of structure writing will not be considered as
RS, जैसे ये स्ट्रक्चर ले लें, इट इज नॉट RS, नॉट परमिसिबल. क्यों भाई? हाँ, एज नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स. कोई ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कोई फंडामेंटल रूल का वायलेशन हो रहा हो कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स. उसको हम नॉट परमिसिबल RS बोलते हैं. ठीक है ना? एक फाइनल पॉइंट और लिख लो, लाइक और अनलाइक चार्जेस at adjacent carbons, like or unlike charges at adjacent carbons. adjacent carbons में अंडरलाइन करना, make the structure highly unstable. Make the structure highly unstable. So not taken as RS. अगर एडजेसेंट कार्बन्स पे चार्जेस हो एक जैसे या अपोजिट, तो हम ऐसी स्ट्रक्चर को RS नहीं बोलते. ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए मान लो ब्यूटाडाइन की ये कोई स्ट्रक्चर ऐसी बना दे, कोई यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये RS नहीं है. या यहाँ माइनस यहाँ प्लस बना दे तो भी RS नहीं है. या फिर प्लस प्लस और माइनस ऐसे बना दे, या फिर माइनस और प्लस ऐसे बना दे, दे आर नॉट RS एज दे आर हाईली अनस्टेबल. मैं आपको बताऊं, अगर एडजेसेंट कार्बन पर चार्जेस हो अपोजिट, तो दे विल हैव वेरी ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड. And to stop them by forming bond, you have to supply very huge amount of energy, which will make the structure unstable. Similarly, when like charges are present at adjacent carbons, they have strong tendency to repel. और उनको रिपल्सन से रोकने के लिए आपको फिर से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर ये कार्बन कार्बन है तभी ये रूल लागू होते हैं. अगर एक कार्बन हो एक नॉन कार्बन हो तो चल सकता है, या दोनों नॉन कार्बन है तो ऐसा एडजेसेंट पोजीशन पे चार्जेस चल सकते हैं. तो अट्रैक्शन से बॉन्ड बन जाएगा ना. तो अगर आप बॉन्ड बना देते हैं तब तो ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी. लेकिन ये तो स्टेबल नहीं है ना, इस सिचुएशन में तो ये स्टेबल नहीं है ना. ये बॉन्ड बना लेगा, ऐसा हो जाएगा, और ये स्टेबल है, तो यही तो हम स्टेबल मानते ही हैं. लेकिन इसकी सारी संभव RS में से ये RS नहीं होंगे. जब हम कहेंगे कि इसकी सभी ऑल पॉसिबल RS लिखो, तो आप ऐसी RS नहीं लिखेंगे. आप कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने बताया था, चार्ज दूसरी ओर ले जाके दूर दूर करके. ठीक है ना? बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? तो ये कंडीशंस ऑफ RS. अब थोड़ा सा हम डेविएशन ले लेंगे रेजोनेंस से, और हम पढ़ेंगे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट. ठीक है? फिर हम वापस रेजोनेंस वाले टॉपिक में आएंगे और हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और वहीं से क्वेश्चंस भी बनते हैं. ठीक है ना? तो पहले मेसोमेरिक इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट Mesomeric effect is also known as resonating effect. क्या होता है? जब किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली सिस्टम को ट्रांसफर कर देता हो, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप. और इसके इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ग्रुप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि नाइट्रोजन ने फोर्थ बॉन्ड बनाया. और प्लस एम ग्रुप की एक खास बात यह है कि वो एक नया बॉन्ड बनाने के काबिल होता है. और प्लस एम ग्रुप की पहचान ये है कि उसके ऊपर एक लोन पेयर भी होता है. जो एटम सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा हो उसी पर लोन पेयर होना चाहिए.
अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकाल ले, ऐसे, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं -m ग्रुप। अगर कोई ग्रुप किसी सिस्टम को रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे, या किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली बाहर निकाल ले, तो इस तरह के फेनोमेनॉन को हम बोलते हैं मेसोमेरिज्म। और ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। और जो ग्रुप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं वो +m, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो -m कहलाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो -m की वजह से कंजुगेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। कंप्लीट चार्जेस आर क्रिएटेड बिकॉज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। बात समझ में? नाइट्रोजन का प्लस चार्ज रेजोनेंस में शामिल नहीं है। +m ग्रुप की पहचान ये होती है कि ग्रुप के अंदर ही सिस्टम से जुड़ा हुआ पहला एटम और दूसरा एटम के बीच में एक अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में, जिसको तोड़कर वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। और -m ग्रुप भी एक नया बॉन्ड बनाने के कैपेबल होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप एक नया बॉन्ड बनाएंगे, उनकी एक कैपेसिटी होनी चाहिए। एक बात, +m वो शो करेगा जिसके पहले एटम के ऊपर लोन पेयर हो। पहला एटम कौन सा? जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हो। -m वो शो करेगा जिसमें पहले और दूसरे एटम के बीच में एक अनसैचुरेशन हो। कंजुगेशन का होना जरूरी है, बिना कंजुगेशन के मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। इंडक्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता। जरा सा कुछ पॉइंट्स लिख लें, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। पहला पॉइंट लिखो, इंडक्टिव में पहला पॉइंट लिखो, ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव में पहला पॉइंट है ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और मेसोमेरिक में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पाई। ऑपरेटेड थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स, वहां लिख लेना, थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर से बोलता हूं, इंडक्टिव के लिए लिखना ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और मेसोमेरिक के लिए लिखना थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट लिखो, डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्यों? आई इफेक्ट कैसा है? डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। मेसोमेरिक इफेक्ट इज रियलाइज्ड टिल द एंड ऑफ द चेन प्रोवाइडेड द कॉन्जुगेशन इज मेंटेन। जितनी भी लंबी चेन हो, जहां तक कॉन्जुगेशन होगा वहां तक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे या वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो कितने कार्बनों के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है? 3। तो आप लिखें डिस्टेंस डिपेंडेंट और वहां लिख लें डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। मेसोमेरिक इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट लिखें, present in conjugated and non-conjugated systems. Present in conjugated and non-conjugated systems. मेसोमेरिक में लिख लें only in conjugated system. मेसोमेरिक इफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन conjugated systems. तो बताओ कौन ज्यादा इफेक्टिव है? मेसोमेरिक इज मोर इफेक्टिव। लिख लो, मोर इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव। अगर मैं यहां लोन पेयर एट द फर्स्ट एटम, और -m ग्रुप की क्या पहचान है बोलो? हाँ, ए और बी के बीच में अनसैचुरेटेड सिस्टम। अगर मैं यहां पर OH लगा दूं, आपका क्या मानना है? m कैसा? +m। आई का एक ही फंडा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो -I है। तो बोलो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कार्बन? ऑक्सीजन -I। जब दोनों का साइन डिफरेंट हो तो m ही डोमिनेंट होता है। एक एक्सेप्शन है हैलोजेंस, उनको छोड़कर हमेशा मेसोमेरिक इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, चलो पहचानना फिर है। बोलो कैसा? +m ग्रेटर देन -I हो जाएगा।
अगर ये ऐसे लगा देता मैं OCO-CH3 तो बोलो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस एम। बोलो सेकंड में प्लस एम ज्यादा है या थर्ड में? सेकंड में। थर्ड में कम क्यों है? क्योंकि पास में जो C डबल बॉन्ड है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर टुवर्ड्स रिंग को कम कर रहा है। ठीक है, यही एस्टर ग्रुप अगर इस तरह से जुड़ जाए ना, देखो C डबल बॉन्ड OCH3 ऐसे जुड़ जाए तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? -M-I। ठीक है ना? हाँ बेटा, चलो इसको करके बताओ। आप नोट कर लें, फिर मैं एक साथ पूछ लूंगा सारा। सारा नोट करें और मुझे उसके इफेक्ट्स बताएं। अच्छा, कभी भी एग्जाम में लोन पेयर बनाकर नहीं दिया जाता। मैं बना रहा हूं लेकिन वो बनाकर देते नहीं है। ठीक है ना? ये F है बेटा, F। जाएगा, इसके लिए बोलो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। फिफ्थ और सिक्स में किसका प्लस एम कम है? सेवेंथ में आ जाओ, माइनस एम माइनस आई। ये बड़ा ही कुख्यात इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बोलो माइनस आई ओनली, क्योंकि देखो इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब 5वां बॉन्ड ये बना नहीं सकता, तो एम तो शो नहीं करेगा, ना लोन पेयर है ना अनसैचुरेशन। इसको बोलो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, बट ऑल्सो माइनस एम ड्यू टू वेकेंट डी। इसके पास वेकेंट डी है ना, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे तो ले लेगा ये। सल्फर के पास वेकेंट डी होता है ना। इसमें बोल दो माइनस एम माइनस आई, इसमें बोल दो माइनस एम माइनस आई, इसमें बोलो माइनस एम माइनस आई। ये भी वही है माइनस एम माइनस आई, ये भी वही है माइनस एम माइनस आई। इन दोनों में माइनस एम किसका कम है? COOH का, क्योंकि इसको बैक सप्लाई है इलेक्ट्रॉन की ना। वहां से प्लस आई से है, यहाँ सीधा इलेक्ट्रॉन है। ये एक्सेप्शन है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। जहां कहीं भी एम और आई का साइन डिफरेंट है, वहां पर एम को हम डोमिनेंट मानते हैं। हेलोजेंस आर एक्सेप्शन। माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम एंड ऑल्सो माइनस एम ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू वेकेंट डी।
एक और बता दो बस लास्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो माइनस आई होता है। ये देखो एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ के पास लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है, नाइट्रोसो ग्रुप इसको बोलते हैं। इसका जनरल इफेक्ट जो बेंजीन रिंग पर होता है वो वैसे ही होता है जैसे हेलोजन का होता है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, बट ऑल्सो माइनस एम ड्यू टू अनसैचुरेशन, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ा हो या ऐसे सिस्टम से जुड़ा हो जहां इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो, तो ये प्लस एम शो कर देता है, और प्लस एम की वजह से ये यहां इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचाकर ऐसा हो जाता है। और अगर ये किसी ऐसे सिस्टम से जुड़ा हो जहां इसे अपने माइनस एम की वजह से सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करानी हो, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो कर देता है, माइनस एम इफेक्ट शो कर देता है, और ये इस तरह से माइनस एम इफेक्ट करता है। सो इट डिपेंड्स कि एनओ किस सिस्टम से जुड़ा है, उस सिस्टम को एनओ के कौन से वाले इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ती है वैसा इफेक्ट एनओ शो करता है। लेकिन अगर ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो हेलोजन की तरह माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है। इसी तरीके से दो और हैं जो बिल्कुल एनओ की तरह से काम करते हैं, ये एक है एसओ और एक है एन डबल बॉन्ड एनएच। ये दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एनओ है, लाइक एनओ, ठीक है ना। बात समझ में आई? मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया? अगर कोई ग्रुप होगा तो बता दो कि प्लस एम है माइनस एम है, कैसा है ये? एक आध एक्सेप्शन है, याद रखना। अब इसके बाद हम वापस रेजोनेंस पर आएंगे और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क बता दिया है।